सेक्शन ए बी सी, उसमें किसी को कोई डाउट है? सेक्शन ए बी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर B1। पूछा कि कौन से डिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल करवाना है हमें, तो करवा देते हैं। यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा ए बाई रूट 2 पे। सर आंसर 5 सेंटीमीटर दिया है। 5 रूट 2 दिया क्या 5 दिया है? 5 दिया है बस। 5 तो नहीं होगा, 5 रूट 2 होगा। एक बार चेक कर लो, मोस्ट प्रोबेबली 5 रूट 2 दिया होगा, देख लो। हाँ सर 5 ही दिया है। What distance from mean position the kinetic energy of particle is kinetic ठीक है 3 टाइम्स बोला है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से a/2 ही आएगा, मैंने इक्वल कर दिया इन दोनों को, 5 ही आएगा। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है सिस्टम के सेक्शन ABC पार्ट 1 एंड पार्ट 2? C6 पार्ट 1। पार्ट 1 C6। पोटेंशियल एनर्जी पूछा और टाइम पीरियड पूछा, तो ये सब स्प्रिंग का एलोंगेशन अलग अलग होगा। इसका एलोंगेशन x1 मान लेते हैं, इसका x2 मान लेते हैं, इसका x3 मान लेते हैं। अगर ब्लॉक का FBD बनाएंगे ना तो इस पे नीचे mg लगेगा, ऊपर 3kx3 लगेगा। इस पॉइंट का FBD बनाएंगे तो इसमें नीचे की तरफ 3kx3 लगेगा, ऊपर की तरफ 2kx2 लगेगा। इस पॉइंट का FBD बनाएंगे तो नीचे की तरफ 2kx2 लगेगा और ऊपर की तरफ kx1 लगेगा। अब क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस इक्वल होंगे, तो mg इक्वल होगा 3kx3 के और 3kx3 इक्वल है 2kx2 के। सिमिलरली ये इक्वल है kx1 के, तो यहाँ से x1 x2 x3 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ k x स्क्वायर, यहाँ पे x लिख सकते हैं f/k, तो ये आ जाएगा f स्क्वायर बाई 2k। अब देखो सारा स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल है,
और उसको मैं एम जी लिख सकता हूँ, और सारे स्प्रिंग का के हमें पता है, टेंशन है, ये आ जाएगा। के वाले का आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर, भाई बस के का वैल्यू 3 के डाल देंगे तो 6 के आ जाएगा। टू के वाले का निकालना है तो यहाँ पे के जगह 2 के डाल देंगे तो 4 के आ जाएगा, और के वाले का निकालना है तो के की जगह के डालेंगे तो 2 के आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। टाइम पीरियड निकालने के लिए ये सब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसमें पैरेलल वाला इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट निकाल लगा देंगे और के इक्विवेलेंट निकाल देंगे। सो 1 by k equivalent is 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3, that is 6k, 2 plus 3 plus 6, तो k equivalent आ जाएगा 6k by 11, बस टाइम पीरियड में डाल आंसर आ जाएगा। हाँ सर। और कोई डाउट? ओके, लास्ट क्लास में हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे और एसएचएम प्रूफ करने के अलग अलग मैटर पढ़ रहे थे कि कोई सिस्टम एसएचएम करेगा उसको प्रूफ करना। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसका के है, इसका के नहीं, इसका के है, उसका के 2k है। हमें प्रूफ करना है कि ये सिस्टम एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड होगा। पार्ट 2 में भी डाउट है मतलब क्लास के एंड में बता दें। हाँ क्लास के एंड में आप बता देना। नहीं, मैं बता देता हूँ अभी। बाकी लोग ये ट्राई करो ना, क्वेश्चन प्रूफ करना कि ये एसएचएम करेगा और उसका टाइम पीरियड निकालना है। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 10। एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसे चल रहा है। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन वाला टर्म, और वेलोसिटी होता है ए ओमेगा कॉस वाला टर्म। अब वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ऊपर से साइन का वैल्यू डाल देंगे, ऊपर से कॉस का वैल्यू भी डाल देंगे, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा माइनस वन बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। से ये आ रहा है कि पता नहीं क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा है।
प्लस सम कांस्टेंट आ रहा है, जो भी आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हमारा ग्राफ का y है और ये हमारे ग्राफ का x है। तो हमारा ग्राफ का जो इक्वेशन आया है वो है y इज इक्वल टू सम माइनस सम कांस्टेंट इनटू x प्लस सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना में आता है, इसका y इंटरसेप्ट प्लस होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, तो ऐसा होगा। हाँ सर। और कोई डाउट है पर? तो बी और सी सेक्शन हुआ नहीं है पार्ट 2 का, तो अगर रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे। ठीक है, प्रूफ करने की एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका एसएचएम प्रूफ करने के लिए हम लोग वो एक्स्ट्रा फोर्स वाला मेथड यूज करेंगे। मान लेते हैं कि ये मेन पोजीशन है, इससे हम लोग एक्स डिस्प्लेस करते हैं, तो जिस डिस्प्लेस करते हैं उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये यहाँ पहुंच गया। अब हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स दिखाएंगे जो डिस्प्लेस करने की वजह से है। तो इसको जब नीचे डिस्प्लेस किया तो दोनों स्प्रिंग एलोंगेट होगा। ये स्प्रिंग मान लेते हैं कि x1 एलोंगेट हो रहा है, ये स्प्रिंग मान लेते हैं कि x2 एलोंगेट हो रहा है। अब इस पुली का एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंग फोर्स लगेगा 2kx1 और यहाँ से भी नीचे स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx2 और यहाँ से भी नीचे फोर्स लगेगा kx2। अब क्योंकि पुली आइडियल है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए मतलब 2kx1 इज इक्वल टू 2kx2, मतलब x1 और x2 को इक्वल होना चाहिए। पहले इतना कॉपी कर लो। मैंने ब्लॉक को एक नीचे डिस्प्लेस किया और सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स दिखा रहा हूँ, वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से आया। तो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, उसकी वजह से स्प्रिंग एलोंगेट होगा एक्स्ट्रा। वो स्प्रिंग का एलोंगेशन मैंने x1 x2 मान लिया। फिर मैंने पुली पे फोर्सेस दिखाए, पुली पे ऊपर से स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नीचे से दो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अब क्योंकि पुली आइडियल है तो उसके नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो मैंने फोर्स बैलेंस कर दिया, उससे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब ये सब चीज को मैं हटा देता हूँ। तो मैंने इसका अब दोनों का एलोंगेशन सेम आ गया, तो इसको भी x0 मान लेते हैं और इसको भी x0 मान लेते हैं। अब हम लोग x0 और x के बीच में रिलेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वो हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि ये दोनों स्प्रिंग एलोंगेट होने की वजह से ना ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो एट टाइम हम लोग एक ही स्प्रिंग का इफेक्ट देखेंगे, ऐसे एक एक करके दोनों का देख लेंगे, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। बट एट ए टाइम एक ही का देखेंगे, और जब एक का इफेक्ट देखेंगे तो दूसरे का इफेक्ट देखेंगे। तो एक बार स्प्रिंग को भूल जाते कि ये एलोंगेट हो रहा है, सिर्फ इसका ये स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है ऐसा देखते हैं। तो अगर ये स्प्रिंग x0 एलोंगेट होगा तो यहाँ से लेंथ x0 बढ़ेगा, तो फिर ब्लॉक भी यहाँ पे नीचे x0 ही जाएगा। तो इस स्प्रिंग के एलोंगेट होने की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ x0 जा रहा है। तो इसका इफेक्ट हमें समझ में आया, इसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो x0 का आ रहा है। अब हम लोग स्प्रिंग को भूल जाएंगे, ऊपर वाला स्प्रिंग का इफेक्ट देखेंगे।
अब ये स्प्रिंग एक्स नॉट लॉन्गेट हो रहा है तो ये पुली एक्स नॉट नीचे जाएगा, पुली एक्स नॉट नीचे जाएगा तो यहां से एक्स नॉट लेंथ कम होगा, यहां से भी एक्स नॉट लेंथ कम होगा, तो टोटल यहाँ पे लेंथ जो हो गया वो 2x नॉट फ्री हो गया। तो इस रस्सी को फिर से टाइट रखने के लिए ब्लॉक को 2x नॉट नीचे जाना पड़ेगा, वाले स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक 2x नॉट नीचे जाएगा। सर 2x नॉट कैसे? ये स्प्रिंग एक्स नॉट एलोंगेट होगा तो पुली एक्स नॉट नीचे जाएगा, पुली जब एक्स नॉट नीचे जाएगा तो यहाँ से एक्स नॉट लेंथ फ्री हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स नॉट लेंथ फ्री हो जाएगा। अब रस्सी को वापस टाइट रखने के लिए ब्लॉक को 2x नॉट लेंथ नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एक्स नॉट फ्री है ना, तो उसको वापस टाइट करने के लिए 2x नॉट जाना पड़ेगा, तब जाके रस्सी वापस टाइट हो जाएगा। हाँ सर। तो उसका इफेक्ट आ गया कि उस स्प्रिंग के एलोंगेट होने की वजह से ये 2x नॉट नीचे जाएगा। अब दोनों साथ में दोनों इफेक्ट दिखेंगे तो एडअप हो जाएगा, तो ये 3x नॉट नीचे जाएगा, मतलब x को 3x नॉट के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हमारा x नॉट आ जाएगा 3x/3। तो ये जो x नॉट का वैल्यू है ये आ गया x/3। तो पहले मैंने दोनों स्प्रिंग के एक्स के बीच में रिलेशन निकाला था, फिर मैंने स्प्रिंग और ब्लॉक के एक्स के बीच में रिलेशन निकाल दिया, तो उससे क्या सब कुछ रिलेट हो गए, तो सब एक ही एक्स के टर्म में आ गए। अब मैं एक्स्ट्रा फोर्स दिखाऊंगा। अब ये ब्लॉक एक्स नीचे जा रहा है तो इस पे सिर्फ यहाँ से टेंशन लगेगा जो कि स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा, इस वाले स्प्रिंग फोर्स के इक्वल। ये जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो सिर्फ ये वाला स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और वो लगाएगा के इंटू स्प्रिंग का एलोंगेशन जो कि x/3 है, बस इस पे सिर्फ यही एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, तो कोई दूसरा फोर्स नहीं आ रहा। अब हम लोग नेट फोर्स लिख देंगे, इसका नेट फोर्स हो जाएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -k/3 इंटू एक्स। नेट फोर्स माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स आ गया, तो ये एसएचएम होगा, और ये एसएचएम का क्या होगा, तो एसएचएम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, जो कि है k/3। ये हमारा टाइम पीरियड है। जब नीचे जा रहा है तो उस पर सिर्फ ये वाला स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला स्प्रिंग तो उसको टच ही नहीं कर रहा है, ये वाला स्प्रिंग उस पर फोर्स लगा रहा है, उसका स्प्रिंग फोर्स दिखा दिया। ओके, किसी को कोई डाउट है? तो ये सब एसएचएम प्रूफ करने का जो मेथड है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, बट प्रैक्टिस का जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर में आता है कि प्रूफ करो कि एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड निकालो। हाँ, एक और प्रूफ कर ले। ये एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, इसका मास m2 है। हमें फिर से प्रूफ करना है कि ये सिस्टम एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालना है।
फिर से वही स्टेप, सबसे पहले मीन पोजीशन ढूंढेंगे। मीन पोजीशन तब होगा जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहेगा, तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अब जब ये लोग दोनों ऐसे ऑसिलेट करेंगे, तो क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि x1 हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि x2 हो रहा है। अब ये x1 डिस्प्लेस होगा, ये x2 डिस्प्लेस होगा, तो स्प्रिंग जो एलोंगेट होगा ना, वो हो जाएगा x1 प्लस x2। अब क्योंकि सिस्टम में पूरे को सिस्टम मानेंगे, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 0 होना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 0 तभी होगा जब m1 x1 m2 x2 के इक्वल होगा। अब इस ब्लॉक का एफबीडी बना देंगे, तो इस ब्लॉक पे ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स लगाएगा k इंटू एक्स, जहाँ पे x स्प्रिंग का एलोंगेशन है और स्प्रिंग एलोंगेट x1 प्लस x2 हुआ है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा k इंटू x1 प्लस x2 लगाएगा। अब हम लोग नेट फोर्स लिखेंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगा इस ब्लॉक पे, क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस k इंटू x1 प्लस x2। सर आपने फर्स्ट स्टेप में ले लिया? सर ये जो x सेंटर ऑफ मास जो 0 किया आपने, हाँ, ये पूरे को सिस्टम मानेंगे ना। मान लो ये दोनों ब्लॉक है, इस पे हम लोग स्प्रिंग को एलोंगेट करके दोनों ब्लॉक को छोड़ दिया। जैसे दोनों ब्लॉक को छोड़ेंगे तो उनका वेलोसिटी 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी 0 होगा। और फिर इन लोग दोनों जब ऑसिलेट करेंगे, तो पूरे को सिस्टम मानेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होता है m1 x1 प्लस m2 x2 माइनस m2। इसको 0 होने के लिए m1 x1 और m2 x2 का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे किए थे। हाँ सर समझा। अब ये जो हमारा नेट फोर्स आया इस ब्लॉक पे, इससे ऐसे प्रूफ नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स को -17 इंटू x1 आना पड़ेगा। अगर हमारा -17 इंटू x1 नहीं आया, x1 प्लस x2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x2 का वैल्यू को निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। मैंने ऊपर से x2 का वैल्यू डाल दिया निकाल के, तो हमारा नेट फोर्स आ गया -k m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू x1। हाँ, ये जो हमारा नेट फोर्स आया, ये -17 इंटू x1 आ गया। इससे प्रूफ हो गया कि ये SH करेगा। अब SHM का टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। हम लोग m1 ब्लॉक का कर रहे हैं, मास भी उसी का लेंगे, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k मतलब ये पूरा टर्म जो कि है m1 प्लस m2 इंटू k अपॉन m2।
अब ये जो टर्म आ रहा है ना m1 m2 प्लस m1 प्लस m2, इसको कह देते हैं m रिड्यूस मास। तो हमारा टाइम पीरियड इतना आ गया, जहाँ पे m रिड्यूस है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास। ऐसे इसको एक नया नाम दे दिया गया कुछ। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मास M1 सीडी का वो बताइए ना, तो उस पे हाँ, एक बार लाउडली बोलो। मास M1 जब आपने टाइम पीरियड लिखा ना, मास m1, हाँ तो M1 बाय K लिखा ना K, हाँ तो M1 क्यों आया बस? क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी का सॉल्व कर रहे हैं, इसी का एसएचएम प्रूव कर रहे हैं, m2 का नहीं प्रूव कर रहे। ठीक है सर। हम लोग m1 का एसएचएम प्रूव कर रहे सर वो हैं। अब जब देखो यहाँ पे जो, हाँ बोलो। सर कुछ नहीं, आप बता दीजिए। हम लोग जो ये टाइम पीरियड निकाले ना, ये m1 का एसएचएम का निकाले, लेकिन अगर m2 का एसएचएम का टाइम पीरियड निकालेंगे तो यही आएगा, बस 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा। और 1 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 1 लिख दो, फिर से वही टाइम पीरियड आएगा। तो m2 का भी यही टाइम पीरियड आएगा, तो m1 का भी यही है, m2 का भी यही आएगा। ठीक है सर। सर वो पिछले क्वेश्चन में आपने वो एक्स नॉट वाला पार्ट एक बार बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना है? पिछले क्वेश्चन में क्या एक्स नॉट वाला बताना है? सर वो जो नीचे वाला स्प्रिंग से जो एक्स नॉट डिस्प्लेस होना, वो वाला कौन सा वाला स्प्रिंग, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। या दोनों? नीचे वाला। तो जब नीचे वाला एलोंगेट हो रहा है ना, तो हम लोग ऊपर वाला एलोंगेट होगा ये भूल जाएंगे। ऊपर वाले को हम लोग ये एलोंगेट हो रहा है ऐसा नहीं मानेंगे, ये हम लोग ऐसा मान लेंगे कि एलोंगेट ही नहीं हो रहे। हम एट ए टाइम एक का इफेक्ट देखेंगे। जब नीचे वाले का इफेक्ट देखेंगे तो ऊपर वाले का नहीं देखेंगे। अब ये एलोंगेट नहीं हो रहा है तो पूरी तो यहीं रहेगा, और ये स्प्रिंग एक्स नॉट एलोंगेट हुआ। अब ये स्प्रिंग यहाँ से एक्स नॉट एलोंगेट हुआ, तो फिर ये ब्लॉक को एक्स नॉट ही तो नीचे जाना पड़ेगा। हाँ सर समझे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर एसएचएम। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो लीनियर था, अब एंगुलर एसएचएम पढ़ रहे हैं। जैसे लीनियर एसएचएम में जो नेट फोर्स होता है वो माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स के इक्वल आता है। अब जब ऑब्जेक्ट एंगुलर एसएचएम करेगा, एंगुलर एसएचएम मतलब ऐसे, जैसे सिंपल पेंडुलम, तो वहां पे वो रोटेशनल मोशन करेगा, तो उसमें आरबीडी का कंसेप्ट आएगा। अगर आरबीडी अगर वो थोड़ा बहुत आता है तो वहां पे जो नेट टॉर्क है
उसको माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा के इक्वल होना पड़ेगा, जहां पे थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। फिर लीनियर एसएचएम में जो एक्सेलेरेशन आता है वो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, एक्स की जगह थीटा आएगा। लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m की जगह आई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर एसएचएम का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। एंगुलर एसएचएम में x की जगह थीटा आ जाएगा, a मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एम्पलीट्यूड होगा, इनटू साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो पूरा लीनियर एसएचएम की तरह ही है, बस सारा लीनियर टर्म एंगुलर टर्म से रिप्लेस हो जाएगा। सर जो आरबीडी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ भी आएगा ना, आगे मैं बता दूंगा। सिंपल आएगा, कोई खास नहीं आएगा। 11th-12th में थोड़ा तो पढ़ा हुआ होगा। सर जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं वो एक्सिस के अबाउट है ना? हाँ अभी आएगा एक्सिस के अबाउट। जिस एक्सिस के अबाउट वो एंगुलर एसएचएम कर रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम एंगुलर एसएचएम करता है। हमें प्रूफ करना है कि ये एंगुलर एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सिंपल पेंडुलम को, कोई भी पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम तब कहते हैं जब एक मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू पॉइंट ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। स्ट्रिंग मासलेस है और ये पॉइंट। तो इसका एसएचएम प्रूफ करना है तो पहले तो मेन पोजीशन ढूंढ लेंगे। यहाँ पे मेन पोजीशन वो होगा जहाँ पे नेट टॉर्क 0 होगा। अब नेट टॉर्क यहाँ पे 0 है तो ये मेन पोजीशन होगा। फिर यहाँ से इसको हम थीटा डिस्प्लेस करेंगे। लीनियर एसएचएम में एक्स डिस्प्लेस करते थे, यहाँ पे थीटा डिस्प्लेस करेंगे और जिस तरफ डिस्प्लेस किया उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। फिर इसका हम लोग एफबीडी बनाएंगे, तो इस पे एमजी फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। इस ट्रायंगल से अगर मैं ये साइड निकालूंगा तो ये आ जाएगा एल साइन थीटा। अब ये जो एंगुलर एसएचएम कर रहा है वो इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और एंगुलर एसएचएम भी कर रहा है। तो हम लोग नेट टॉर्क जो निकालेंगे वो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट जब टॉर्क निकालेंगे तो टेंशन वाला जो फोर्स है ना वो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका टॉर्क 0 आएगा। mg वाला फोर्स इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका टॉर्क आएगा, और जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा r परपेंडिकुलर इनटू f।
जहाँ पे एफ का वैल्यू तो एम जी है, आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा आर परपेंडिकुलर है। आर परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा आर परपेंडिकुलर हमारा ये वाला लेंथ है जो कि एल साइन थीटा के इक्वल है। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू हम डाल देंगे एल साइन थीटा, और ये टॉर्क जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको देखो ये इस तरफ घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, टॉर्क हमारा इतना ऐसा रहेगा। सर एक बार वो डायरेक्शन वाला ये सिंपल पेंडुलम, क्या बोल रहा है, डायरेक्शन क्या वाला बोल रहे हो? रिपीट कर सकते हैं? डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन वाला या तो ऐसे कर लो क्रॉस प्रोडक्ट से, यहाँ पे वेक्टर आर ऐसे है, इस तरफ है वेक्टर आर और एफ नीचे की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल से आर क्रॉस एफ करके देख लो क्लॉकवाइज आएगा। या फिर इतना मेहनत नहीं करना है तो बहुत सिंपल है, एम जी इस पॉइंट पे नीचे की तरफ लग रहा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहा है, तो फिलहाल तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नीचे जाएगा और फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, वैसे इतना नहीं जाएगा बट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसका एम जी का टॉर्क भी क्लॉकवाइज आएगा। हाँ सर। फिलहाल नीचे जा रहा है फिर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट, और एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव माना है। तो ये सिंपल पेंडुलम है, इसमें पॉइंट मास होता है और मासलेस स्ट्रिंग होता है, ये एंगुलर एसएचएम करता है, इसका मेन पोजीशन यहाँ पे होगा क्योंकि यहीं पे नेट टॉर्क 0 आएगा। तो यहाँ से हम थीटा डिस्प्लेस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, तो इसका एफबीडी बनाएंगे, तो इस पे टेंशन और एमजी फोर्स लगेगा। फिर हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो टेंशन का टॉर्क तो उस एक्सिस के अबाउट 0 आ रहा है क्योंकि वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एमजी उसके परपेंडिकुलर तो एमजी का टॉर्क आएगा। एमजी का टॉर्क निकालने के लिए एमजी का जो लाइन ऑफ फोर्स है और जो एक्सिस है उसके बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना है, क्योंकि ये वाला है जो कि बेसिकली एल साइन थीटा के इक्वल है। एमजी का टॉर्क आ जाएगा एमजी इंटू एल साइन थीटा, और फिर उस फिक्स एक्सिस के अबाउट मार दो, ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको नेगेटिव लिख देंगे हम। अब ये जो टॉर्क है ना, ये साइन थीटा से प्रोपोर्शनल आया है, थीटा से प्रोपोर्शनल नहीं है, और एसएचएम होने के लिए टॉर्क को थीटा से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू माइनस सब कांस्टेंट थीटा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये एसएचएम नहीं होगा क्योंकि ये थीटा से प्रोपोर्शनल नहीं आया। लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा है तो नेट साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख देंगे। अब ये जो हमारा नेट टॉर्क आया ये अब थीटा से प्रोपोर्शनल चला गया, तो ये हमारा ऐसे चल रहा है। ये सिंपल पेंडुलम है, वो बहुत छोटा एम्पलीट्यूड है तभी वो ऐसे चल रहा है।
सर बोलो। सर वो हैंस नॉट एसएचएम वाला एक और बार बताइए ना। ये जो टॉक है ना, ये हमारा साइन थीटा से प्रोपोर्शनल है, थीटा से प्रोपोर्शनल नहीं है। एसएचएम तब हुआ जब टॉक जो है वो थीटा से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये एसएचएम नहीं है। चलो, सर कुछ पूछना था। बोलो। सर जब थीटा एकदम स्मॉल रहेगा तब हम लोग मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो एंगुलर एसएचएम ही रहेगा? लीनियर भी तो हो सकता है ना, मतलब एकदम ही थीटा स्मॉल हो गया। हाँ, लीनियर भी, वो भी कर बोल सकते हैं, वो भी आएगा। लेकिन एंगुलर भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि लीनियर ही बोल सकते हैं। लीनियर भी बोल सकते हैं, एंगुलर भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। सर आप एक सेकंड के लिए पिछला पेज दिखा सकते हैं? नाइस। अब हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई। आई मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबव, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है पॉइंट मास का एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि एल है। तो आर की जगह हम एल डाल देंगे, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर। के बाय आई होगा ना सर? और के मतलब नहीं, आई बाई के होगा टाइम पीरियड में, और ये वाला टर्म ये है तो नीचे आ जाएगा एम जी एल। हमारा टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ये हमें याद रखना है। और ओमेगा निकालेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। यहाँ पे एल जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास इन इंच। सर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर आई हाँ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
हो गया। अब ना ये जो थीटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो फिर ये ब्लॉक बहुत थोड़ा सा ही आगे जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे कि ये ज्यादा ऊपर आगे नहीं जा रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है आगे। उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लीनियर एसएचएम की तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं। मैं लीनियर एसएचएम भी प्रूफ कर देता हूँ इसका। लीनियर एसएचएम प्रूफ करना है तो इसको हम लोग एक्स डिस्प्लेस करेंगे। इसका एफडी बनाएंगे। फोर्स देखेंगे जो मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है। अब एमजी का तो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, टेंशन का कंपोनेंट आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, टी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो और टेंशन का ये दूसरा कंपोनेंट आ रहा है टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा तो हमारा एमजी के इक्वल होगा। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो टी ही हमारा एमजी के इक्वल हो जाएगा। और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर यहाँ आ रहा है हमारा, नेट फोर्स टुवर्ड मेन पोजीशन आ रहा है माइनस टी साइन थीटा, माइनस थीटा वैल्यू थीटा लेंगे, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। और थीटा इस सर्कल से आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क जो कि एक्स है अपॉन रेडियस जो कि एल है। या ये ऑलमोस्ट एक सर्कल का पार्ट कर लेंगे। और थीटा हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि ये लीनियर एसएचएम कर रहा है। अब अभी हमने लीनियर एसएचएम प्रूफ किया तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला m/k यूज करेंगे। k का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। वही सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीनियर एसएचएम भी मान सकते हैं, एंगुलर एसएचएम भी मान सकते हैं। सो यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है ना? हाँ, थीटा बहुत स्मॉल। बहुत कम स्टूडेंट है, क्या बात है? इसके पहले लेक्चर था क्या? हाँ सर, लेक्चर था मैथ्स का। मैथ्स का था। उसके पहले भी था क्या? सब गए होंगे दो दो लेक्चर अटेंड करके। नहीं, उसके पहले नहीं था, आज 2 ही लेक्चर है। आपका एक है और मैथ्स का सुबह था। ओके, मैथ्स लेक्चर में कितने स्टूडेंट थे? उसमें भी सर कम ही थे, 10 ही स्टूडेंट थे शायद, 10-12। ओके, हाँ सर। अब नेक्स्ट हम लोग स्लो पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। जैसे कि ये एक लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है
और इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखेंगे ना, तो फिर एक तो mg फोर्स लगेगा ही, और क्योंकि लिफ्ट पास एक्सलेशन है तो एक सूडो फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक ma फोर्स भी लग जाएगा। ये पूरा जो फोर्स है ये mg के जैसा ही है ऐसा मान लेंगे, ये पूरा फोर्स को एक सिंगल mg जैसा टर्म मान लेंगे, यहाँ पे g को g इफेक्टिव लिख देंगे, मतलब बेसिकली ये जो पूरा फोर्स है इसको mg के जैसा ट्रीट कर लेंगे। यहाँ से हमारा g इफेक्टिव आ जाएगा g प्लस c। अब ये mg की तरह ट्रीट करें तो नॉर्मल वही है, mg की तरह ही है, तो टाइम पीरियड वही आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, बस g की जगह ये वाला वैल्यू आ जाएगा g प्लस c। लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है तो लिफ्ट के फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, तो mg भी लगेगा ma भी लगेगा। ये जो दो टर्म है ना इसको सिंगल mg जैसा टर्म मान लेंगे, यहाँ पे g को g इफेक्टिव नया नाम दे देंगे, तो अब mg जैसा ही टर्म है तो टाइम पीरियड वही होगा जो पहले था 2 पाई अंडर रूट L/g, पर g की जगह g इफेक्टिव आ जाएगा जो कि g प्लस a है। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम में टाइम पीरियड जो होता है ना 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g इफेक्टिव होता है, जहाँ पे g इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है ना वो होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे g डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और a अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो अब सूडो फोर्स है तो ये अब उल्टा होके ऐड हो रहा है, क्योंकि सूडो फोर्स है उल्टा होके ऐड हो रहा है मतलब सबट्रैक्ट हो रहा है, तो g इफेक्टिव जो है वो है g वेक्टर g माइनस वेक्टर a, मतलब वेक्टर a को उल्टा करके ऐड करना है का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, वेक्टर a को उल्टा करके ऐड करना। कुछ नहीं है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में एक सूडो फोर्स आ जाता है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से नेट फोर्स कुछ और हो जाता है, उसको भी हम mg की तरह ट्रीट करते हैं। टाइम पीरियड फिर से वो है 2 पाई अंडर रूट L/g इफेक्टिव, यहाँ पे g इफेक्टिव का वैल्यू वेक्टर g माइनस वेक्टर a होता है, माइनस मतलब वेक्टर a को उल्टा करके ऐड करेंगे, जो सूडो फोर्स उल्टा ऐड होता है। सर वो उल्टा करके ऐड हो रहा है, फिर समझ नहीं रहा। वापस बोलो एक बार। सर आप जो बोल रहे हैं ना कि वो उल्टा होके ऐड हो रहा है, वो ठीक से समझ नहीं रहा। अरे यहाँ पे किया ना हमने, इस ब्लॉक का बीडी बनाया तो जी लगा, और क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ma, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना एक। हाँ सर समझा। और फिर उसको हम mg इफेक्टिव कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो वेक्टर g और वेक्टर a डायरेक्टली ऐड होता ना तो g माइनस a आता, उल्टा होके ऐड होता तब g प्लस a आता, उल्टा करके ऐड करना है। अब mg के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है तो भी टाइम पीरियड वही होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g इफेक्टिव, जहां पे mg वाला फोर्स और वो जो एक और फोर्स लग रहा है उस पूरे को mg की तरह ही ट्रीट करेंगे हम, यहाँ पे g को g इफेक्टिव नया नाम दे देंगे।
तो यहाँ से हमारा जी इफेक्टिव आ जाएगा एम जी प्लस एफ डिवाइडेड बाय एम। वही सेम चीज है, एक और फोर्स लग रहा है उसको एम जी के साथ ऐड कर दो, उसको फिर से एम जी के साथ ट्रीट करो। तो एक सेकंड में पिछला पेज दिखाए। हो जाए तो बोल देना। तो यहाँ पे हमारा सिंपल पेंडुलम कि सबसे सिंपल और उसके क्वेश्चन ज्यादातर आपके लिए है। इसका टाइम पीरियड 2 होता है और ओमेगा √g/L होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में भी वही सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होता है, बट यहाँ पे पॉइंट मास नहीं होता है, रिजिड बॉडी होता है। और सिंपल पेंडुलम में पॉइंट मास होता था। तो सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में ये डिफरेंस है कि इसमें रिजिड बॉडी होता है, पॉइंट मास नहीं होता है, और सिंपल पेंडुलम में पॉइंट मास होता था। जैसे कि ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये भी ऐसे चेंज करता है अगर थीटा बहुत छोटा है, बट इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मास ही है, रिजिड बॉडी है। अब फिर से हम लोग पहले मेन क्वेश्चन ढूंढेंगे, इसका भी ऐसे प्रूव करना है। मेन क्वेश्चन तब आएगा जब सेंटर ऑफ मास ना इस फिक्स्ड एक्सिस के एग्जैक्टली नीचे है, तो उस समय इसका एबिलिटी बना के टॉप देखेंगे तो नेट ऑफ 0 आ जाएगा। ये मेन पोजीशन होगा यहाँ पे कहीं पे। फिर मेन पोजीशन से हम लोग थीटा डिस्प्लेस करेंगे इस ऑब्जेक्ट में। ये इसका मेन पोजीशन है और इससे हमने थीटा डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मानते कि उसका सेंटर ऑफ मास है। थीटा एंगल। अब फिर से एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाएंगे तो एक तो एमजी फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, और हिंज पे फोर्स आएगा एनएक्स और एनवाई। अब हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे। अब क्योंकि एनएक्स और एनवाई एक्सिस पे कैसे कर रहा है तो उनका टॉर्क आएगा नहीं। एमडी का टॉर्क जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में निकाला था, फिर से वही आएगा एमजी इनटू ये वाला डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, इसको एल मान लेते हैं। अब फिर से इस ट्राइंगल से ये फिर से एल साइन थीटा हो जाएगा, तो फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा एम जी इंटू एल साइन थीटा, और ये क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए नेगेटिव।
जैसे ये थीटा का छोटा हुआ तो ये टॉक हमारा आ जाएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा। हाँ, ये ऐसे चलो होगा। सर कुछ पूछना था। नो बोलो। सर वो आपने टॉक जो निकाला हुआ है नेट टॉक, वो कौन से एक्सिस के अबाउट निकाला हुआ है? इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। इंच के अबाउट निकाला है ना? हाँ ठीक है सर। सर NY/NX क्या है? वो जो वहाँ पे हिंज है ना, वो हिंज फोर्स लगाएगा सब्जेक्ट पे। यहाँ पे ये फिक्स, जैसे कि तुम्हारा अगर तुम्हारा डोर है, डोर वहाँ पे डोर हिंज रहता है ना, तो डोर को अगर खोलोगे बंद करोगे तो वहाँ पे हिंज पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स है। ठीक है सर। अब फिर से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के का वैल्यू है एम जी एल। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया कंपाउंड कंटिन्यूम का। यहाँ पे जो आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जो कि ये वाला है ग्रीन कलर वाला। और एल जो है वो ध्यान रखना, एल ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं है, एल है सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस। हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो। ये एक रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ है, और ये यहाँ पे हिंज्ड है, और ये ऐसे ऐसे चेंज कर रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना है। टू पाई अंडर रूट ऑफ 2/3 एल बाई जी। 2/3 याद है ना? ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, कैसे आएगा वो? सेम चीज, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल आई बाई एम जी एल।
यहाँ पे आयो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, रॉड का ये एक एन क्या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। नहीं आता है तो आप लोग आरबीडी में सीखोगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जो एल होता है वो सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पे है l/2। तो एल का वैल्यू l/2 होगा। इस दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√2 L/3g। अब ना अगर मैं हिंज यहाँ पे करता, ये डिस्टेंस l/4 लेता, तो टाइम पीरियड सेम आता क्या? डिफरेंट आता सर। तो टाइम पीरियड डिफरेंट आता, क्योंकि आई और एल दोनों चेंज हो जाता। अब आई जो होता वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा ml²/12 प्लस md²। डी का वैल्यू l/4 लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। और जो l का वैल्यू है वो सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, जो कि हो जाता है l/4। इसको भी डाल के वापस से टाइम पीरियड आ जाता है। अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है, आप लोग आरबीडी में सीखोगे, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कंसेप्ट समझ लेना, आई किसके अबाउट लेना है, एल क्या होता है, बस उतना याद रखना, बाकी बहुत इजी है ये। सर वो आपने आई निकालने के लिए क्या किया? हाँ हाँ, आपने वो आई निकालने के लिए क्या किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। अगर तुमको नहीं आता तो आरबीडी पे सीखोगे, ठीक क्योंकि है। ये चैप्टर आरबीडी के बाद पढ़ाते हैं। अब इसमें और जो मैं कराऊंगा ना कंपाउंड पेंडुलम में, उसके लिए आरबीडी का ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो मे भी कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इसका ये जो भी मैं करा रहा हूँ, तो ये जो कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मैंने निकाला था 2π√I/mgl। इसमें आई जो होगा वो आगे का बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम वीडियो हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? तो बार वीडियो हो जाएगा तब ये वाला पार्ट होगा। नहीं, फिर वो रह जाता है। अभी मेरे को कराने दो, आरबीडी के बाद भी बता दूंगा अगर कोई दिक्कत होगा, एक बार बताने दो। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/mgl। आई जो होगा ना वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा, जो कि होगा ICM प्लस md²। यहाँ पे डी का वैल्यू एल है। ICM हो जाएगा mk², यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस k²/L। अब
अब ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव बाई जी, जहां पे एल इफेक्टिव जो है वो ये ब्रैकेट वाला टर्म है एल प्लस के स्क्वायर बाय एल। और ये फॉर्मूला देखो, ये हमने कंपाउंड पेंडुलम का निकाला, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम जैसा फॉर्मूला आ गया है कंपाउंड पेंडुलम का। लेकिन ठीक है, ऐसे सुन लो जिसको नहीं आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। 12th में तुम लोग का बोर्ड पे प्रूफ था इसका, ये प्रूफ करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जहाँ पे आई सी एम को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। 11th में होता है इसका। पहले 12th में था, लास्ट ईयर साइड जैसा से, जहाँ पे आई सी एम जो था वो एम के स्क्वायर था, एम के स्क्वायर है जहाँ पे की रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऐसे एक टर्म होता है, ध्यान रखना। इसको रीअरेंज किया तो ये आ गया, इसमें ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म को मैंने डायरेक्टली एल इफेक्टिव लिखा। ये फॉर्मूला ना है तो कंपाउंड पेंडुलम का, बट सिंपल पेंडुलम जैसा आ गया। यहाँ पे जो एल इफेक्टिव होता है उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एल तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस है। के जो है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सर वो हम लोग ने आईसीएम को एम के स्क्वायर क्यों लिखा, मतलब वो वाला पार्ट से समझा नहीं। मतलब रेडियस ऑफ वो गायरेशन क्यों तो वही लिखा? रहता है ना, जिससे मतलब ना क्या बोल रहे हो? जहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब वही पॉइंट रहता है ना जिस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। नहीं, हाँ एक बार वापस बोलो। किसी हाँ, फिक्स ठीक है। एक्सिस से अगर हाँ, कोई वैसे- मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है तो के शिफ्ट करेंगे तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वही रेडियस ऑफ गायरेशन हाँ, रहता है। उसको- तो हाँ, वो हाँ। कैसे लिखा, वो चेंज कैसे किया वो समझा नहीं मेरे को। उसको लिख दिया भाई, जैसे आईसीएम है, हाँ आईसीएम को अगर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है तो ये डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तो एम के स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिखा वो अभी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे आगे एक चीज और डिराइव करना है, उसमें एक आप यूज आता है। ठीक है सर। सर शीट में क्वेश्चन में आरबीडी के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए रहेंगे बहुत ज्यादा डेप्थ में। नहीं, हाँ मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो भी आरबीडी अच्छे से नहीं आता तो नहीं हो पाएगा, वो छोड़ देना, आरबीडी के बाद कर लेना। पर ऐसा नहीं है कि आपको आरबीडी नहीं आता तो बाकी क्वेश्चंस होंगे नहीं, बाकी क्वेश्चन एकदम अलग है, आरबीडी वाले क्वेश्चंस एकदम अलग है, उससे आरबीडी वाला तो वैसे हार्डली 5-7% क्वेश्चंस होंगे, बाकी सब नॉर्मल है। अब ना ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग अलग अलग जगह हिंज करेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो उसका एल का वैल्यू अलग अलग होगा। अब एल का वैल्यू अलग अलग होगा तो टाइम पीरियड का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। अब हमें मिनिमम टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड मिनिमम तब होगा जब ये एल इफेक्टिव वाला टर्म मिनिमम होगा। एल इफेक्टिव वाला टर्म मिनिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो फॉर मिनिमम टाइम पीरियड ये जो एल इफेक्टिव वाला टर्म है इसका डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और ये 1/l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/l²। इसको 0 के इक्वल होना, यहाँ से हमारा आ जाएगा l इज इक्वल टू के। तो मैंने के का यूज सिर्फ इसलिए किया था कि टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा ये पता करने के लिए। टाइम पीरियड मिनिमम तब होता है जब एल के इक्वल होता है।
कुछ नहीं किया। टाइम पीरियड का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो एल इफेक्टिव का भी मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम मतलब फर्स्ट टेम्परेचर को 0 होना चाहिए। मैंने डिफरेंशिएट किया और 0 के इक्वल कर दिया। अब टाइम पीरियड का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे एल के जगह, क्योंकि टाइम पीरियड मिनिमम कब होता है जब एल के इक्वल होता है, तो टाइम पीरियड का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे एल की जगह के डाल देंगे, ये 2k आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाई जी। ये टाइम पीरियड का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो ना ये पूरा डेरिवेशन ये सब आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि मिनिमम टाइम पीरियड के लिए ये कंडीशन होता है और मिनिमम टाइम पीरियड इतना होता है। ये 3 चीज याद रखना। हो गया। अब आज का लास्ट टॉपिक है टॉर्सनल पेंडुलम। ये भी ऐसे चेक करता है, बट ये थोड़ा सा अलग तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि ये सीलिंग से एक मेटेलिक वायर जैसा मान लो, ये मेटेलिक वायर है और इसमें एक ऑब्जेक्ट हैंग्ड है और ये सेंटर ऑफ मास पे फिक्स्ड है ऐसा मान लो। अब ना इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करेंगे थीटा से, इसको ना हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो वायर है ना ये ऐसे ट्विस्ट होगा थीटा से। ऑब्जेक्ट को हम लोग इसी प्लेन में घुमा रहे हैं, मतलब वायर लेफ्ट राइट कहीं नहीं मूव कर रहा है, ये वहीं पे ट्विस्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है थीटा एंगल से। अब क्योंकि ये मेटेलिक वायर है, इसको अगर थीटा से रोटेट करेंगे ना तो ये टॉर्क लगाएगा और वो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा और ये जो टॉर्क होगा ये थीटा से प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा हम ट्विस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा टॉर्क वापस वो उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा। अभी थीटा से प्रोपोर्शनल है तो इसमें इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है टॉर्सनल कांस्टेंट। और क्योंकि ये टॉर्क थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे एक माइनस साइन दिया गया है, जहाँ पे सी हमारा है टॉर्सनल कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पे फिर से टॉर्क इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा आ गया तो फिर से ये एसएचएम करेगा। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, के मतलब ये वाला टर्म जो कि सी है, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी आ जाएगा, जहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे थोड़ा सा अलग एक्सिस, इसके अबाउट ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इस एक्सिस के अबाउट, ग्रीन वाला एक्सिस के। सर वो थीटा रोटेट करने से टाउ उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, वो ठीक से समझा नहीं। ये तो सबको फील करना पड़ेगा, जैसे कोई भी एक मेटेलिक वायर लोगे ना या फिर कुछ कोई भी ले लो रस्सी, इसको अगर ना हम हाथ से ऐसे ट्विस्ट घुमाएंगे इस तरफ, ये घूमेगा और फिर ये हमारे हाथ में उल्टा टॉर्क लगाएगा कि नहीं? हाँ सर।
और ज्यादा घुमाएंगे तो उतना ही टॉर्क लगाएगा कि ज्यादा टॉर्क लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। तो वही है। सर इसमें जो हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं वो मासलेस ही ले रहे हैं ना? हाँ, मासलेस ही ले रहे हैं। वहां से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो मतलब उसका उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही आएगा इस एक्सिस के अबाउट। हाँ हाँ ठीक है। है पतला। जनरली मासलेस ही होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे एक डिस्क रखा हुआ है। ये डिस्क का सेंटर है। डिस्क का मास गिवन है 0.2 kg। डिस्क का रेडियस गिवन है 0.05 मीटर और टॉर्सनल कांस्टेंट गिवन है 0.25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका टाइम पीरियड निकालना है। हाँ, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए आय क्या आएगा? आई तुमको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वैसे आई इस एक्सिस के अबाउट ले और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट आई होता है mr²/2। यहाँ पे ना पाई और √10 ऑलमोस्ट इक्वल होता है। √10 का वैल्यू जो होता है वो 3.1 समथिंग ही आता है, वो ऑलमोस्ट पाई के इक्वल है। तो ये टाइम पीरियड हमारा जाएगा 0.2 सेकेंड्स। सर जो हम लोग टॉर्क लेते हैं टॉर्सनल पेंडुलम में वो कौन से एक्सिस के अबाउट लेते हैं एक बार ये बताइए। ग्रीन कलर का जो लाइन है इसी वर्टिकल एक्सिस लाइन के के अबाउट ही लिए। हाँ, ये वाला। हो गया? किसी को और कोई डाउट?
और सर हम लोग मान लेते हैं ना एसएचएम कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हम लोग पहले से मान लेते हैं ना ऐसे केस में टॉर्सनल पेंडुलम के। मतलब हम मानते नहीं है, ऐसा होता है कि थीटा से रोटेट करने के तो टॉर्क थीटा से प्रोपोर्शनल होता है। एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है सर। सर आप ये सेक्शन सी और डी में से बता सकते हैं कौन सा हमको करना ही चाहिए और कौन सा जिसमें अभी हो सकता है उसको आगे पढ़ने के बाद कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप ऐसे बता सकते हैं। सेक्शन सी तो ऑलरेडी हो गया था, सॉरी डी और ई होमवर्क है। सेक्शन डी और ई, सेक्शन ई आर मतलब आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा बहुत अगर याद नहीं है तो आप शीट से देख लेना, और एकदम ही नहीं आता तो छोड़ दो। आरबीडी तो पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए तो फिर शीट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देख लेना आरबीडी का, फिर सेक्शन ई कर लेना, हो जाएगा। अगर आरबीडी एकदम नहीं आता तो सेक्शन ई छोड़ दो। बट सेक्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो उसके बाद सर एक पिछले क्लास से डाउट था। हाँ बोलो। सर हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 से टी टाइम के बीच, तो उसमें जो हमारा लास्ट में साइन ओमेगा टी वाला टर्म आता है उसको हम लोग ने 0 क्यों कर दिया, जिससे हम लोग को 1/4 k स्क्वायर आ जाता है लास्ट में काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 to t। हाँ सर, क्या पूछ रहे हो? हाँ तो ये आपने 0 क्यों कर लिया साइन ओमेगा डी वाला टर्म? क्योंकि लिमिट्स डालेंगे तो अपर लिमिट डालेंगे तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डालेंगे, और ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई की इक्वल होता है, क्योंकि ओमेगा 2 पाई कैपिटल टी होता है और साइन 2 पाई सी। हाँ सर सर होता है। ठीक है सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।